बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, ओवर द वीकेंड आप जानते ही हैं किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा रहा है, और रात निश्चित के बाद हमने ये मैच देखना शुरू किया और उम्मीद हमारी ये थी कि कुछ लोग जो फेवरेट रूट कर रहे थे अर्जेंटीना के लिए मैच वो जीतेगी, लेकिन रात भर जो हमने परफॉर्मेंस देखी अर्जेंटीना ना अर्जेंटीना लगी, मेसी ना मेसी लगा। मेरा ख्याल है सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली, इस पे बात करना है भी बहुत ज़रूरी है। अली, आप सही कह रहे हैं कि ना मेसी मेसी लग रहे थे और ना अर्जेंटीना की टीम वो टीम लग रही थी। फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है जनाब। 2026 के फाइनल में स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया है। फैसला कुन मार्के के पहले हाफ की इब्तिदा में स्पेन की टीम छाई रही, जिसने दिफाई चैंपियन टीम के गोल पर कई हमले किए लेकिन सबकत ना हासिल कर सकी। इस हाफ में स्पेन का दिफा इतना मजबूत रहा कि अर्जेंटीना को हरीफ टीम के गोल पर एक भी शॉट लगाने का मौका नहीं मिल सका। ये है वो तब्दीली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। वक्फे पर मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में भी यही सूरत हाल रही। खेल का मुकर्ररा वक्त खत्म होने से कबल स्पेन के खिलाड़ी पर फाउल करने के सबब अर्जेंटीना के फर्नांडिस को रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर मैदान से फिर बाहर भेज दिया, जिसके बाद अर्जेंटीना की टीम को बकिया वक्त में 10 खिलाड़ियों से ही खेलना पड़ा। बिल्कुल, वैसे खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि अमूमन ये रोनाल्डो और मेसी का जो चर्चा है वो स्टूडियोज में भी जारी रहता था, लेकिन आपकी आपको याद है मैंने टीम बदल ली थी आपने, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना के लिए रूट करने के बावजूद बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं। तो डिस्कस वही कर रहे हैं कि अर्जेंटीना की जो टीम थी उसने हाफ में भी स्पेन के गोल की जानिब एक शॉट भी नहीं लगा सकी वो, और खेल का जो रेगुलर टाइम था बगैर किसी गोल के ख़त्म हो गया। इजाफी वक्त मिला, फिर पहले हाफ में भी मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। फिर आया इजाफी वक्त का दूसरा और फैसला कुन मरहला, जिसकी इब्तिदा में ही स्पेनिश खिलाड़ी फेरन नोरेस ने गोल किया, उनको मौका मिला, उन्होंने ज़ाया नहीं किया, और खसारे में जाने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने गोल करने की बहुत कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सके, और यूं दिफाई चैंपियन टीम 1-0 से शिकस्त के नतीजे में एजाज़ बरकरार ना रख सकी और स्पेन की टीम 16 बरस बाद दूसरी मरतबा चैंपियन बन गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी फुटबॉल चैंपियन स्पेन को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को अवार्ड्स नवाजे हैं, और उधर फ्रांसीसी टीम के स्टार फुटबॉलर एम्बापे, उन्होंने गोल्डन बूट एक बार फिर जीत लिया। वो 2 मरतबा ये एजाज़ जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल दागे हैं, 10 गोल किए हैं, और इससे पहले जो 2022 का वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने 8 गोल किए थे। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 8 गोल इस वर्ल्ड कप में स्कोर किए हैं, और स्पेन पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल देकर एजाज़ जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो आप देखें कि उनका डिफेंस कितना मजबूत था। वैसे थोड़ा बहुत क्रेडिट अर्जेंटीना के जो है डिफेंस को भी जाता है कि उन्होंने भी गोल नहीं करने दिया, और जो खेल का नतीजा बिल्कुल आखिर में हमें जाकर मिला है। स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल स्कोर हुआ है, और 8 मैचेस में कोई भी टीम स्पेन के खिलाफ बरतरी हासिल नहीं कर सकी है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर इस्माइल हैं, फुटबॉल कोच, फैसल इकबाल, साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नासिर साहब आपकी जानिब आएंगे। आप बताइएगा कि आप किस तरह से देखते हैं ये जो एक डिबेट चलती थी कि गोट कौन है, और मेसी का नाम बहुत जो है ज़ोर शोर से लोग लेते थे। आपको लगता है कि उस डिबेट में कोई डेंट पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग मी इन योर शो। बिल आखिर वो कहते हैं ना कि इंसाफ करने वाली ज़ात ऊपर भी मौजूद होती है, और जिस तरीके से ये 14 प्लेयरों के साथ अर्जेंटीना फाइनल तक पहुंची थी, और बिल आखिर फीफा को ख्याल आया और कुछ हिदायत हुई रेफरी से के ब्राज़ील को कि उन्होंने एक फेयर मैच खिलाया, और फेयर मैच जब खेला गया तो आपने देखा कि अर्जेंटीना कहीं भी नज़र नहीं आई किसी भी शोबे में, और जिस तरीके से वो फाउल कर रहे थे, जिस तरह से तमाम मैचेस में एडवांटेजेस ले रहे थे, और जिस तरीके से उनकी डोमिनेशन और उनका एक कंट्रोल था रेफरीज के ऊपर और वीआर के ऊपर, वो कल बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। और ये मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका था कि अगर अर्जेंटीना को आउटराइट सपोर्ट नहीं दी गई तो मैंने बोला ये पूरे मैच में कहीं भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बॉल पोजीशन स्पेन के पास रहा है, और इस वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में जिस टीम ने भी अपना स्ट्रॉन्ग बॉल पोजीशन रखा है वही टीम मैच जीती है। और ये एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि देखिए जो उनकी सिमोन है गोलकीपर स्पेन के, वो इस वक्त उन्होंने 1 गोल कंसीड किया बिकॉज ऑफ हिज गुड डिफेंस। उनकी डिफेंस इतनी ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस थी कि उनका जो बॉल स्नैचिंग रेशो है
वो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे कम टाइम रहा है, 10 सेकंड का कल रेशियो था कि वो बॉल जाने के बाद 10 सेकंड के अंदर अंदर विन कर लेते थे। तो ये जो उनकी बॉल स्नैचिंग एबिलिटीज थी, एक तो वो बहुत शानदार थी, फिर उनका वन टच टू टच जो था वो बहुत शानदार था। उसके बाद फिर उनका जो स्पेस बनाते हैं, वो एक दूसरे के लिए जगह बनाते हैं। हम यही कहते हैं पास एंड मूव, तो पास एंड मूव जो नजर आते हैं स्पेन के तमाम इस मैच के अंदर, आउट क्लास जैसे उन्होंने फ्रांस को किया उसी तरह आउट क्लास करके इन्होंने जो है वो कल अर्जेंटीना को जीता। और जहां तक आप बात कर रहे हैं मैसी की, आप मैसी ये देखें कि वो इतने खौफ में थे मैसी के, उन्होंने अपनी पोजीशन राइट विंग से उठा के वो सेंटर की तरफ आके स्टार्टिंग ली उन्होंने। 4-4-2 फॉर्मेशन से अर्जेंटीना ये मैच खेल रही थी। तो 4-4-2 फॉर्मेशन में जो राइट और लेफ्ट विंग होते हैं वो विंग बैक्स भी होते हैं और अटैकर्स भी होते हैं। जो दो सेंटर फॉरवर्ड होते हैं वो डायगोनल पोजीशन में खेलते हैं। तो कल नजर आ गया था कि जब मेसी ने अपनी पोजीशन चेंज की, क्योंकि उनको लेफ्ट फुल बैक थे, वो लेफ्ट फुल बैक और उनकी जो लेफ्ट साइड थी वो बहुत शानदार थी स्पेन की, जिसकी वजह से सही है। अच्छा फैसल साहब, जिस तरीके से अभी नासिर साहब भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से डिफेंस किया स्पेन ने, 16 साल के बाद वो फीफा वर्ल्ड कप जीते, दूसरी बार आलमी चैंपियन बने, लग रहा था वैसे 16 साल की तैयारी है ये, जिस कदर ज़बरदस्त किस्म का मैच हमें देखने को मिला। क्या टेक है आपकी इस पर? बिल्कुल, स्पेन ने तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक आउट क्लास फुटबॉल खेला है, तो हम कोई सरप्राइज नहीं हुए कि स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता है। स्पेन जस्ट प्लेड लाइक द चैंपियंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच। तो एक अनफॉर्चुनेट स्टार्ट था उनके लिए कि कोपे वर्ल्ड के सामने उनका मैच ड्रा हुआ, लेकिन ये है कि स्पेन थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बिल्कुल ऐसे खेला जैसे वर्ल्ड चैंपियंस खेलते हैं। और जिस तरह एक बात हो रही है कि ये रिग्ड टूर्नामेंट था, मैं डिसएग्री करता हूँ कि स्पेन ने हर टीम को इसी तरह डोमिनेट किया जिस तरह उन्होंने कल अर्जेंटीना को डोमिनेट किया। तो आप फ्रांस को देखें, फ्रांस को भी बिल्कुल उन्होंने इसी तरह से पोजीशन 70-30 था, कल भी पोजीशन 68 ऑलमोस्ट 32 था। तो ये स्पेन का स्टाइल है खेलने का। तो अर्जेंटाइन ऑलरेडी, जिस तरह नासिर भाई भी कह रहे थे कि वो ऑलरेडी खौफ में नजर आ रहे थे, और कल वो खौफ हमें पिच पे भी नजर आया। लेकिन यकीनन कोचेज की एक स्ट्रेटेजी होती है कि एक अच्छी टीम के सामने उन्हें किस तरह से खेलना है। अगर अर्जेंटाइन कल इस तरह अटैकिंग फुटबॉल खेलने की कोशिश करती तो लाजमी है कि स्पेन ने उनको एक नहीं 2-3 गोल देने थे। तो ये स्ट्रैटेजी थी कि अपने जोन में बैठ के इन्होंने खेला और एक गोल कंसीड किया। तो जिस तरह का वर्ल्ड कप फाइनल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंटरटेनिंग फाइनल होगा, स्पेन की इस डोमिनेंस की वजह से उस तरह का हमें फाइनल देखने को नहीं मिल सका जिस तरह से हमने लास्ट एडिशन में फ्रांस और अर्जेंटीना का देखा था, क्योंकि एक टीम बहुत डिफेंसिव खेल रही थी और थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसी तरह अटैकिंग खेल रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नासिर साहब, हमने देखा कि स्पेन की कारकर्दगी तो पूरे टूर्नामेंट में अच्छी रही है, लेकिन अर्जेंटीना की जो कारकर्दगी है उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आखिरी 2 मैचेस में उन्होंने बहुत बेहतरीन कमबैक्स किए थे, और इजिप्ट के खिलाफ 3 और फिर उसके बाद जो अगला मैच था उसमें 2 गोल से उन्होंने सबकत हासिल की थी। तो आप किस तरह से देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? अर्जेंटीना नो डाउट मेरी भी बहुत फेवरेट टीम रही है, और मैं बड़ा अर्जेंटीना का शुरू से टिल जब से मैराडोना खेल रहे थे उस वक्त से मैं अर्जेंटीना का बहुत बड़ा फैन था। लेकिन मुझे बड़ा मायूसी हुई थी कि जिस तरीके से वो टीम का वैसे बहुत क्वालिटी टीम अर्जेंटीना एक नाम है दुनिया के अंदर, और वो अगरचे इस तरीके से वो आउटराइट सपोर्ट के बाद जिस तरीके से वो एग्रेशन के साथ खेल रहे थे, मैच के बाद प्लेयरों के साथ ड्यूरिंग द मैच वो लड़ रहे थे, मतलब ये समझ लें कि एक तरीके से उनका जो एग्रेशन था वो अच्छी चीज होती है। लेकिन एग्रेशन के अंदर जो फाइटिंग उनसर आता है ना, मैच में फाउल फैक्टर आता है, वो फाउल फैक्टर ठीक नहीं होता। और उसके बाद उनको जब एडवांटेज देना शुरू किया रेफरीज ने, कोई नहीं उनके देखे ना, इनके VAR मिले ही नहीं। कल उनके ऊपर VAR हुआ, सब जना रेड कार्ड हुआ, सामने रेफरी ने चेक किया, रेड कार्ड भी दिया और वो बाहर चले गए। तो इस तरीके से अर्जेंटीना देखिए, अर्जेंटीना के अंदर मेसी एक दुनिया का एक लेजेंड खिलाड़ी है और अनस्टॉपेबल है इन द एज ऑफ 39, ठीक है ना। उसने जिस तरीके से गोल किए हैं, उसने जिस तरीके से असिस्ट किए हैं, पूरी टीम उसके साथ ज्वाइंट होती है, पूरी टीम उसको सपोर्ट करती है, वो पूरी टीम को सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं समझता हूँ कि अर्जेंटीना अगर इस तरीके से सपोर्ट लेके ना आती तो मेरे ख्याल से शायद उसको पूरी दुनिया में बहुत पजीराई मिलती। लेकिन आप देखें सोशल मीडिया पूरा उठा ले दुनिया का कि किस तरीके से मीम्स बन रही है इन्फेंटिनो के साथ मैसेज की, किस तरीके से उन लोगों की चीजें बन रही। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं, दुनिया सोशल मीडिया का दौर है सर, इस वक्त कोई चीज रुक भी नहीं सकती। यहाँ पे हर आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा होता है। अब आप एक चीज नोट करेंगे, जिस टाइम के ऊपर अर्जेंटीना का मैच फिनिश हुआ है, ठीक है, वो हमारा मुस्लिम रेफरी था, वो उसने भी ग्राउंड में सजदा किया। हालांकि उसको शुक्राना, जो भी उसको सजदा करना था या शुक्र अदा करना चाहिए था, वो उसको ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद करना चाहिए था।
तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया की आंख से बच नहीं सकती हाँ। है। उधर इन्फेंटिनो जब अर्जेंटीना जीत रही थी तो वो गले मिल रहे थे, जुबिलेशन कर रहे थे। फीफा का प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकता। फीफा का प्रेसिडेंट सिर्फ खड़े होकर अप्रिशिएट कर सकता है, लेकिन जाके जुबिलेंट करना, मिस्र के मैच के बाद लोगों से मिलना, अप्रिसिएशन के तौर पे, वो चीजें नजर आ रही थी कि फीफा पार्टी बनी हुई है। लेकिन कल टोटली जो है वो रेफरीज ने डोमिनेट करके प्रॉपर तरीके से मैच खिलाया। और आप देख लेंगे फ्रांस किस तरीके से वो आउटराइट जो है वो बिल्कुल जीरो करके अर्जेंटीना को मैच जीत कर गया। राइट अच्छा फैसल, आप तो डेफिनेटली खेलते रहे हैं और इंटरनेशनली भी आपने खेला है, तो हमें ये बताएं कि जब ये सिचुएशन होती है, जब एक टीम को कोई शॉट लगाने का मौका ही नहीं मिलता और उसके खिलाफ वो एक नया रिकॉर्ड भी बन जाता है, क्या कैफियत होती है उस वक्त प्लेयर्स की जब वो उस टाइम मैदान में मौजूद होते हैं? बिल्कुल, कल हमने 12 लाख के सामने इमोशंस नजर आए अर्जेंटाइन के हमें कि स्पेन की ये डिफेंस की हम बात ना करें कि डिफेंस बहुत मजबूत है, हम उनकी अटैकिंग गेम की बात करें कि पोजीशन ही इतना ज्यादा रखते हैं, वो आपको अपने जोन से बाहर ही नहीं आने देते। अब ये देखें कि अर्जेंटाइन ने ऑलमोस्ट 17 प्लस गोल किए इस टूर्नामेंट के अंदर, और कल स्पेन के सामने एक रिकॉर्ड बना के थ्रू आउट द रेगुलर 90 मिनट्स एक शॉट गोल पे नहीं किया उन्होंने, और 3 शॉट्स जो उन्होंने ली भी पूरे मैच के अंदर वो भी ऑफ टारगेट्स थी। और उनके मुकाबले में स्पेन को देखें तो उनकी 20 शॉट्स थी, जिनमें से उनकी 13 शॉट से 14 शॉट्स ऑन टारगेट थी। तो स्पेन का स्टाइल है डोमिनेट करना। 2010 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने बिल्कुल इसी तरह डोमिनेट किया, और नई फिलॉसफी के साथ ये नए कोच है, यंग टीम थी। जब इन्होंने सिलेक्शन की तो बड़ी नाकिदीन ने इनके पर तनकीद भी की, इन्होंने जी स्पेसिफिक क्लब से प्लेयर लिए हैं। तो हर कोच की एक फिलॉसफी होती है, जिस तरह नासिर भाई बात करते हैं, नासिर भाई मेरे कोच भी रहे हैं नेशनल टीम के अंदर, तो हर कोच की एक फिलॉसफी होती है। स्पेनिश टीम की फिलॉसफी यही है कि डोमिनेट करके खेलना है। जब आप इतना डोमिनेट करेंगे, बाल ही आपके पास रहेगी, तो लाजमी बात है ओपोनेंट को तो बाल ही नहीं मिलेगी। और वो कल हमें उसका मैच के अंदर इजहार नजर आया कि स्पेन ने किस तरह से अर्जेंटाइन को आउट क्लास किया। इस तरफ नासिर भाई बात कर रहे थे कि अर्जेंटाइन की टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट एग्रेसिव खेल रही थी, तो टैक्टिक्स के साथ साथ जो स्कैलोनी है अर्जेंटाइन का कोच, उसने एक चीज इंस्टिल की अपनी टीम के अंदर, उसने इमोशनल अटैचमेंट्स पैदा की। आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें मैच के बाद, तो बार बार आके टैक्टिक्स के ऊपर इतनी ज्यादा बात नहीं करता, वो बार बार बात करता है कि आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस तरह का ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मिला है कि जो अपने लिए खेलते हैं, अपने अपने एक दूसरे के लिए खेलते हैं, अपने लिए जान लड़ा देते हैं दूसरे के लिए। तो वही चीज नजर आती है कि जब कोई मेसी को जाके टच करता है मैच के अंदर, तो आपने देखा होगा पूरे के पूरे 10-11 प्लेयर पूरे जाते हैं उस प्लेयर के ऊपर, जाके अपना एग्रेसिवनेस शो करते हैं। तो ये उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट थी कि जो टेक्नोलॉजी ने यूज किया अर्जेंटाइन टीम के अंदर, टैक्टिक्स अपनी जगह पे रही उनकी, तो उनकी टीम के अंदर ये इमोशंस भी रहे। बाकी लाजमी बात है कि फाइनल में हम बड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं कि इतनी बड़ी टीम थी, उसको उस तरह की बराबरी की फुटबॉल खेलनी चाहिए थी, लेकिन स्पेन ने उनको डोमिनेट किया। मुबारकबाद देंगे। पूछते हैं नासिर साहब, ये फैसल कह रहे हैं कि बहुत बड़ी टीम थी, वैसे जो तज्जियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वाकई उम्र में भी बड़ी टीम थी, जिसकी वजह से वो फड़क उनमें मौजूद नहीं थी जो स्पेनिश खिलाड़ियों में हमें नजर आ रही थी। तो आप इससे एग्री करेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली एज फैक्टर बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वो उसका एज फैक्टर का ताल्लुक फिटनेस से होता है और एनर्जी से होता है। देखिए एवरेज एज जो इसकी है ना स्पेन की, इस वक्त वो 26 की एवरेज एज है, जो सबसे बेस्ट एज होती है परफॉर्मेंस के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये एक लास्ट में बुक लिखी जाती है, हम उसको TSG बुक कहते हैं, टेक्निकल स्टडी ग्रुप होता है जो इसकी एक पूरी टेक्निकल बुक जो है इसको कंपाइल करते हैं। वहां पे एक लफ्ज जरूर लिखा जाता है, उस लफ्ज को हम कहते हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिसीजन ऑफ द कोच। वो होता है सब्स्टिट्यूशन का, कि जहां पे कोच ने इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर दो जो है वो बिठा के फिर 2 प्लेयर अपने ऐसे डाले हैं कि जिन्होंने आके इम्पैक्ट डाला। उसमें एक विलियम जूनियर, ठीक है, उसके अंदर जिन्होंने आके गोल किया फेरन टोरेस। ये 2 प्लेयर जब ग्राउंड के अंदर उतरे तो आप देखेंगे उनकी लेफ्ट विंग साइड से जो है विलियम जूनियर ने बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले किया, और इन्हीं दोनों प्लेयरों की असिस्ट की बात जो है और विलियम ने हेड किया, उधर से वो रिबाउंड मिला, रिबाउंड मिलने के बाद फिर टोरेस ने उसको एक्सीलेंट फिनिश किया। तो जो सब्स्टिट्यूशन इनके पास थी ना वो सारी एक्सीलेंट थी। मतलब बेंच पे जो प्लेयर खेल रहा है बैठा है वो, और जो अंदर फील्ड में खेल रहा है, कोच के लिए प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी वक्त कि वो जिसको भी अंदर डालेंगे वो उससे ज्यादा ही अंदर जाके परफॉर्मेंस अच्छी देगा। तो सब्स्टिट्यूशन जो होती है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और सब्स्टिट्यूशन ने आके इम्पैक्ट डाला और स्पेन को ये ट्रॉफी दिलाई।
राइट अच्छा फैसल, लामिन यमाल की बात करते हैं। 19 साल कबल जो बड़ा फोटोशूट भी एक वायरल हुआ था जो उनका हुआ मेसी के साथ, 19 जुलाई को मैच होना, 19 साल बाद 19 नंबर की जर्सी पहन के मैदान में उनका उस तरीके से मौजूद होना, और मेसी भी उस वक्त 19 नंबर की जर्सी ही पहना करते थे। कैसा कोइंसिडेंस है जो हमें देखने को मिला और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही? एग्जैक्टली अब हमने बात की लास्ट टाइम भी शो के अंदर कि दुनिया में फुटबॉल को न्यू स्टार्स चाहिए ताकि फैंस उसके साथ जुड़े रहें। तो लमीन यमाल इज वन ऑफ देम के वो जो फ्यूचर स्टार है। और मेसी ने प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात भी की और उसने अप्रिशिएट भी किया लमीन यमाल को, और उस तस्वीर के बारे में भी बात की कि यकीनन बड़ी सरप्राइजिंग है कि उस तस्वीर को लिया और आज सेम लमीन यमाल ने 19 नंबर की शर्ट पहन के मैच खेला और आउट क्लास मैच खेला। और दोनों एक ही क्लब से रूट करते हैं, एफसी बार्सिलोना से, लमीन यमाल भी और मेसी भी। तो जो लायनल मेसी के फैंस हैं वो स्पेन की जीत से भी खुश हैं। सर्टेन इसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपनी नेशनलिटी चेंज की, कभी फ्रांस को लिया, कभी स्विट्जरलैंड को लिया, है कि अब स्पेन जीता, बहुत अच्छी फुटबॉल खेली उन्होंने। यकीनन जिस तरह नासिर भाई भी जिक्र कर रहे थे, निको विलियम्स है, फेरन टोरेस है, लमीन यमाल है, पाउ कुबार्सी है, यंग बेल 21 साल 20 साल 19 साल। अब ये देखें कितनी फुटबॉल पड़ी है इनके सामने। अभी स्पेन डोमिनेट करेगा वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर। उनके पास स्टार्स मौजूद हैं, इस लमीन यमाल की शक्ल में, पाउ कुबार्सी की शक्ल में, निको विलियम्स की शक्ल में, फेरन टोरेस की शक्ल में। मिडफील्ड देखें, पेड्री है, गावी है, साथ साथ एक्सपीरियंस प्लेयर भी शामिल हैं। तो यकीनन इनका स्टार्स के साथ वाकई आप सही कह रहे हैं, उनकी चल रही है। बड़े एजाज उन्होंने अपना नाम भी किया। इसके साथ साथ एट द सेम टाइम मेंस और विमेन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला भी पहला मुल्क है स्पेन। बिल्कुल ऐसे ही है जी। स्पेन की फुटबॉल के बारे में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यही बोला कि जिन प्लेयर्स ने अपनी कैरियर को लॉन्ग टर्म लेके जाना है उनको स्पेनिश प्रीमियर लीग के अंदर खेलना चाहिए, ना कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर, क्योंकि कुछ प्रीमियर लीग ऐसी हैं जो प्लेयर्स को। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। फैसल, आपका भी और नासिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर हम बात कर रहे थे। स्पेन जो कि चैंपियन बन चुकी है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेसी को रनर अप बनने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अफसोस हुआ मेसी के फैंस को, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं वो रनर अप रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे, तो एटलीस्ट इसका क्रेडिट उनको ज़रूर जाना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम जनाब। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि फ़ुटबॉल की बात हो चुकी है और अब 4 साल बाद उसकी बारी आएगी। तो नॉर्मल हालात में हम किसकी बात करते हैं? हम क्रिकेट की बात करते हैं। तो इस वक्त की क्रिकेट की सिचुएशन क्या है आपको वो भी बताते चले। पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है। उनके पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच हुआ है वहाँ पर उनके ज़रा हालात आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ने 137 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 455 रन बनाए हैं, जिसमें बाबर आजम और अजान अवैस जो हैं उन्होंने 100 रन बनाए हैं और उसके बाद भी वो रिटायर्ड जो है ना आउट हुए हैं। इमामुल हक ने 10, सलमान अली आगा 46, शान मसूद 70 और आमिर जमाल 22 रन बनाकर आउट हुए हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 42 रन बनाए हैं, वो नॉट आउट रहे। तो ये थी सारी सूरत हाल क्रिकेट की। 25 जुलाई से मैच शुरू हो रहे हैं। देखते हैं कि क्या पोजीशन रखती है। उम्मीद तो यही है कि हालात में बेहतरी आएगी। लेट्स सी क्या होता है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात पेट्रोलियम पॉलिसी की कर लेते हैं, जिसमें बड़ी तब्दीली कर दी गई है और पेट्रोलियम कीमतों का नया निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया गया है। बड़ा चर्चा रहा इस पर। गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी के बायस एक बार फिर आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हर जगह तवानाई की कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं और हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलेशन की तरफ ले जा रही है। काबीना ने यह फैसला किया है कि ओगरा योमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत का फैसला करे। ओगरा योमिया बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर कीमतों का तयन करेगा और पेट्रोल डीजल पर लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी की सतह पहले से कम है। चंद दिनों की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उनकी ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का
बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। ये जो छोटा सा हिकअप आपने देखा है टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है। आपको बताते चले कि बाद में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी किया है और पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे महंगा हुआ और इसका इतलाक 18 से 20 जुलाई तक के लिए किया गया है। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन और पंप ओनर्स ने हुकूमत की नई पेट्रोल पॉलिसी मुस्तरद कर दिया और हुकूमत से स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा किया है और फैसला वापस ना लेने पर आइंदा हफ्ते हड़ताल पर गौर करने का सोच रही हैं। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए डॉक्टर अयूब मेहरा माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो यौमिया फैसला है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें देखिए पहले तो एक चीज क्लियर है कि तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब जहां तक आपने पूछा है किस नजर से देखते हैं, तो अभी तक देखें कंज्यूमर्स की वॉइस तो नहीं आती उस तरह से। कंज्यूमर्स की तो ओपिनियन होती हैं, वो सिर्फ सर्वे से होती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें कि जो इसको लॉजिस्टिक सर्विसेज देते थे ट्रांसपोर्टर्स और फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंडस्ट्रीज, सब जगह से इस फैसले की मुखालफत की गई है, सबने रिजेक्ट किया है। उसकी वजह यह कि इसमें एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। यहाँ एक चीज और आपने भी ओगरा का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सुनाया था अभी, उसमें एक चीज मिस हो गई है जो उन्होंने अनाउंस की थी कि वो फिलहाल तो बैनुल अक़वामी मंडियों की बेस पर, इंटरनेशनल प्राइजेस की बेस पर ओगरा डेली बेसिस पर प्राइस डिटरमाइन करेगा, ये तो अनाउंस किया है। लेकिन इसके साथ एक और चीज अनाउंस की गई थी कि ओगरा प्राइस को कंप्लीटली डीरेगुलेट करने का सोच रहा है। अगर डीरेगुलेट किया जाता है फिर ओगरा की जरूरत नहीं, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को खुद अख्तियार मिल जाएगा कि उनकी जो कॉस्ट आ रही है, जो बैनुल अक़वामी रेट्स हैं ऑयल के, उसकी बेसिस पे वो खुद डिटरमाइन करेंगी। असल में जहां डीरेगुलेट की जाती है, जहां गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती और ऑयल के जो इंपोर्टर्स होते हैं या मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जिन कंट्रीज में, वो डिसाइड करती हैं और डेली बेसिस पर प्राइस का रेट जो होता है वो कोट हो रहा होता है। वहां अगर कोई रेगुलेटरी एजेंसी होती भी है तो वो सिर्फ एजेंसी प्राइस, इंडिकेटिव प्राइस शो करती है कि ये एक प्राइस है, इंडिकेटिव प्राइस है, लेकिन वो कोई रेगुलेटेड प्राइस नहीं होती कि मार्केट में उससे ज्यादा या उससे कम हो सकती हैं। और मोस्टली जो ऑब्जर्व किया जाता है, नेबर कंट्री में हमारी इस तरह की एक प्रैक्टिस है, तो वहां फिर स्टेट टू स्टेट यानी पाकिस्तान अगर है तो प्रोविंस टू प्रोविंस प्राइस डिफरेंट होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है, कंपनी टू कंपनी भी डिफरेंट होती है। एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी और प्राइस कोट कर रही होती है, दूसरी उससे मुख्तलिफ होती है, तो अनसर्टेनिटी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर जब प्राइस स्टेट टू स्टेट या एक शहर से दूसरे शहर में जब मुख्तलिफ प्राइस होंगी, एक सूबे से दूसरे सूबे में, तो उस प्राइस की वजह से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वो ऑयल प्राइस नहीं, फिर उसकी वजह से एनर्जी की प्रोडक्शन, फिर ऑयल की जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं वो, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हर चीज में वेरिएशन आ जाता है। एक सूबे में प्राइस और कॉस्ट कुछ और होगी ट्रांसपोर्टेशन की, एनर्जी की, ऑयल की, दूसरे सूबे में कुछ और होगी। अभी तक ओगरा रेगुलेट करके पूरे पाकिस्तान में एक सेम प्राइस मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहा था। जब वो अडॉप्ट नहीं होगा तो अगर किसी प्रोविंस में या किसी शहर में वो कम प्राइस पर पड़ती है तो उसकी इंडस्ट्रीज को जाहिर एडवांटेज होता है, दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उनकी इंडस्ट्री भी फिर उस हिसाब से कम्पीट नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी चीज़ ये कि जो पेट्रोलियम लेवी है जो गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो 1478 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए गए इस मद में और आगे अब 1700 अरब रुपए से ज़ायद वसूल करने हैं। क्या ये जो रकम है ये टैक्स अहदाफ के हुसूल में नाकामियों का एतराफ़ है हुकूमत की तरफ से? जी ऑब्वियस है, देखिए ये आपसे नहीं है, ये कोई 20 साल से ये एक प्रैक्टिस है IMF से, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है, एक टारगेट हमें मिलते हैं टैक्स कलेक्शन के, और उस टैक्स कलेक्शन में ये इकोनॉमिक पॉलिसी का फेल्वर, मैं इसको सीधे लफ्जों में कहूंगा इस तरह से कि जो टारगेट मिलते हैं, जो हमें टारगेट अचीव करने होते हैं, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स के टारगेट अचीव करने का जो सबसे आसान तरीन सोर्स होता है वो ऑयल प्राइस के ऊपर लेवीज होता है, क्योंकि वो देने पड़ते हैं, जो लोग बाई करते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्टली वहां से कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो एनर्जी के बाद आप देखें जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है वहां से वो कलेक्ट करते हैं,
जो टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो उनसे, टेलीफोन वगैरह से, मोबाइल फोन से, सर्विसेज से, वहां से कलेक्ट करते हैं। यहाँ से उनको यकीनी तौर पर कलेक्शन हो जाती है। वो डायरेक्ट टैक्सेस से बचते हैं, क्योंकि होना तो ये चाहिए जो जितना अर्न कर रहा है, जिसके पास जितनी वेल्थ है, जिसकी इनकम है, उससे उतनी ज्यादा कलेक्शन करके टारगेट अचीव कर ले, वो डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। लेकिन उस तरह के टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट की एक तो विल पावर हो, बहुत मजबूत विल पावर हो, वो पॉलिटिकल अपने इंटरवीन कर सके, और अगर उसकी मुखालफत होती है तो उस मुखालफत को वो बर्दाश्त कर सके। एफबीआर के एक साबिक चेयरमैन बार बार ये कहते रहे हैं कि जहां से टैक्स कलेक्ट होना था, लॉफुली कलेक्ट होना था, वो लोग नहीं देना चाहते। और गवर्नमेंट जो होती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ही एक, बहरहाल एक मैं समझता हूँ एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बिल्कुल दूसरे असेंबली मेंबरान को साथ लेके चलना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि डेवलप कंट्रीज में कई जगह पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, और वो रेट जो स्टेट्स हैं वो रेट्स खुद तयन उसका करती हैं, और इसका फ़ायदा उन स्टेट्स को ज़्यादा होता है जिनके पास ज़रा सहूलत ज़्यादा होती है। तो क्या ऐसा होना, जो आपने सूबों का जिक्र किया, कुछ सूबों की इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, तो अगर उसको मिलता भी है तो भी पाकिस्तान में ही इंडस्ट्रीज़ जो हैं फ़रोग पाएंगी किसी ना किसी तरह से। और दूसरी जानिब कंज्यूमर्स जो हैं, अगर यौमिया फ़ैसला होता है तो ये जो फ़ैसला है वो शायद कंज्यूमर के हक़ में भी जाता है, जो रोज़ अपना ये डिसीजन ले सकते हैं कि आज उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, अनसर्टेनिटी लेकिन एक क्रिएट होगी। उसमें यह कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी रही है हमारे इलाकाई मसाइल की वजह से कि एक बैलेंस डेवलपिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाए। प्राइसेस, आप देखिए एनर्जी की जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी कोशिश की जाती है कि मोर और लेस सेम रखा जाए। हालांकि आप देखें कि कुछ इलाकों में जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज हैं, उनके पास जो बिजली पैदा हो रही होती है, अगर वो हाइडल सिस्टम से हो रही है तो वो उनको चीप हो रही होती है, कहीं थर्मल से हो रही है, कहीं ऑयल से हो रही है, कहीं गैस से हो रही है, कहीं फिर अल्टरनेटिव एनर्जी से है। तो एनर्जी की कॉस्ट मुख्तलिफ आ रही होती है, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ये मोर और लेस एनर्जी की प्राइस जो है कंज्यूमर को पे कर रही है वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी ना करे, तो वो ताकि एक बैलेंस स्ट्रेटेजी रखी जाए। वो अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन दूसरा कंज्यूमर्स को सही है, कंज्यूमर को डिसाइड करना होता है मैं आज पेट्रोल लूं या ना लूं, ऑयल आज ही अपनी टैंकी फुल करवा के मैं भर लूं। ये कंज्यूमर के लिए अच्छा डिसीजन तो होता है, लेकिन आप देखें ओगरा की जब स्टेटमेंट आई थी तो ओगरा ने ये कंज्यूमर्स के बेनिफिट की बात ही नहीं की थी। ओगरा ने कैटेगोरिकली कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, आबनाए हुर्मस की बंदिश की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है, और ओगरा उस प्राइस के डिटर्मिनेशन से अपने आप को एक तरह से विड्रॉ करना चाह रहा है। कंज्यूमर को एक मैसेज है कि डेली प्राइसेस जो तय होंगी वो कमी के रुझान की तरफ नहीं जाएंगी, प्राइस बढ़ने का रुझान होगा। वो एक इंडिकेशन दी गई थी। तो कंज्यूमर्स के लिए तो मैं समझता हूँ मुश्किलात हो जाएंगी। ओगरा कम से कम रेगुलेट करके लिवीज को गवर्नमेंट एडजस्ट कर लिया करती थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद थे। पेट्रोलियम पॉलिसी में जो मेजर तब्दीली की गई उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। अब मौसम की भी सूरत जान लेते हैं। हम खुद से कुछ प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। आपको बस इतना से बता देते हैं कि मुल्क भर में बारिशों का नया और ताकतवर स्पेल शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। कितनी बारिशें हो सकती हैं या सैलाब का खतरा तो नहीं है अब की बार गुज़िश्ता साल की तरह, हम देखेंगे। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इरफान वर्क, डायरेक्टर महकमा मौसमियात मौजूद हैं। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? इरफान साहब, जिस तरह से हमने कहा कि एक नया ताकतवर स्पेल शुरू हुआ है, इसी के पेश नज़र कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और ख़ास तौर पर अगर हम इधर इस्लामाबाद की बात करते हैं, पिंडी की बात करते हैं, तो 98 मिलीमीटर बारिश हुई है और मिनी क्लाउड बर्स्ट का यहाँ भी कहा जा रहा है। कितनी सदाकत है इन खबरों में? देखिए, जो है जो मानसून होता है इसमें बाज़ इलाकों में ना मूसलाधार बारिश हो जाएगा। इस मूसलाधार बारिश में जब टोरेंशियल रेन हो, बहुत तेज़ बारिश हो, तो अगर 1 घंटे में जो है वो 100 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो नॉर्मली हम उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। लेकिन जो मूसलाधार बारिश का होना ये एक मानसून का एक फेनोमेना है, और ये जो है हमारे पास रिकॉर्ड होती रहती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि
105 मिलीमीटर तक बारिश जो है रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो है हमारे पास 28 मिलीमीटर तक हमारे जो स्टेशन हैं वहाँ पर 28 मिलीमीटर तक बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। तो इसमें इस डाटे में अगर हम सारा देखें तो कोई भी ऐसा क्लाउड बर्स्ट जो है ना हमारे डाटे में नहीं है। तो इसलिए अगर किसी जगह पे वैसे किसी ने अपनी आंख से देख लिया कि बहुत तेज बारिश हो रही है और उसको जो है क्लाउड बर्स्ट समझ के तो सोशल मीडिया पे डाल देना, वो एक आप बेहतर समझते हैं इसको जो है ना पंचायत। इरफान साहब, हम जानते हैं कि बहुत सारी फेक न्यूज़ वैसे भी गर्दिश कर रही होती हैं सोशल मीडिया पर। थैंक यू फॉर डिबंकिंग इट। अच्छा, ये इस वक्त जो सूरत हाल है नए स्पेल की, उसके बारे में क्या प्रेडिक्शंस है, क्या ताकतवर होने वाला है? देखिए, ये वाला स्पेल जो होगा अगले 24 से 48 घंटे में इसमें शिद्दत होगी। खास तौर पे ये जो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके होंगे जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शकरगार, इसके अलावा जो इंडिया के इलाके होंगे इससे मुल्हिका, वहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूसलाधार बारिश होगी। कश्मीर के इलाकों में मूसलाधार बारिश है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो ये वाला पोर्शन होगा यहाँ पर जो नदी नाले होंगे वहाँ पर तगयानी आने का अंदेशा है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं और कश्मीर के इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है ना वो फ्लैश फ्लडिंग का अंदेशा है। इसलिए सैर व सियाहत पर जो जाना चाहते हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, तो वो अगले 3 से 4 रोज जो है ना वो एहतियात करें। राइट। अच्छा इरफान साहब, हम ज़रा कराची का भी क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा लाहौर वालों को तो बताएं, यहाँ पर बड़ी शदीद गर्मी है। कौन सा मॉनसून चल रहा है जो लाहौर में बारिश ही नहीं बरसा रहा? कोई सिस्टम ऐसा क्या आज की, कल की या इस वीक में कोई प्रेडिक्शंस हैं बारिशों की? देखिए, आज दिन में जो है ना लाहौर में हब्स और गर्मी की कैफियत रहेगी। अब ये वाला सिलसिला जो है आज किसी वक्त भी जो है ना ये बनेगा। ये आज शाम रात को हो सकता है या थोड़ा सा अर्ली हो सकता है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके, इसमें लाहौर के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है ना वो अच्छी बारिश हो जाएगी। राइट। और कराची की क्या सूरत हाल रहेगी? कराची में ज्यादातर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों में, बाज़ इलाकों में जो है ड्रिजल हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, इसके अलावा हल्की बारिश भी हो सकती है। ताहम जो है कराची का मौसम ओवरऑल जो है वो बेहतर रहेगा। जबकि जो सिंध के इलाके होंगे वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे जो दीगर सिंध के इलाके हैं वहाँ पर हब्स की कैफियत रहेगी और गर्मी रहेगी। जबकि बाज़ चंद मकामात पर कोई बादल आ सकते हैं, कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो बारिश हो सकती है। जबकि जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके होंगे यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश है, जिसमें बारखान के इलाके हैं, इसके अलावा जाफराबाद के इलाके हैं, कोलू के, जालमक्सी के इलाके, जोग के इलाके और डीजी खान के जो हिल टोरेंट्स हैं यहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग का भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया इरफान वर्क साहब, हमें हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे। खुशखबरी बारिशों की तो उन्होंने सुनाई है, लेकिन जो सयाह हैं उनको भी उन्होंने मुतनब्बे किया है कि भाई अभी 3 से 4 दिन के अगर आपके नॉर्दर्न एरियाज़ के प्लान्स हैं तो वो कैंसिल कर दें, पोस्टपोन कर दें। जब ये बारिशें थम जाएंगी तो उसके बाद प्लान कीजिएगा, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में ट्रैवल करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। महकमा मौसमियात की जो एडवाइजरीज़ हैं उनको फॉलो करते रहें और फिर ही अपने प्लान्स बनाएं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। टॉप ऑफ द आवर ज़रा बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका कशीदगी की, और ये आपको बताते चले कि अमेरिकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल नवे रोज़ हमले जारी हैं और सिरक, हाजीआबाद, कुशम और बंदर अब्बास में धमाके हुए। अमेरिका ने यह रद्द-ए-अमल उर्दून में 2 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत पर दिया है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये कहना है और ये बात सामने आई है। और इसके साथ साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी बयान सामने आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि ईरान वेनेजुएला जैसा नहीं है। ये सारी सिचुएशन है, इस पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहेंगे, ये जो नवे रोज़ हमले जारी हैं और दोनों तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयानात भी सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है और स्पेशली जो यूएसए के एरियल स्ट्राइक्स है और उस मैसिव लेवल की है जो हमने 28 फरवरी के दिन देखा था या उसके बाद देखा था, और स्पेशली अगर गौर किया जाए तो फोकस उनका सदर्न रीजन पे है और 4 सूबे ऐसे ऐसे हैं। अगर वो हम देखें, खुजिस्तान है, बोशहर है और इसके अलावा हरबुजगान है और इसके बाद सिस्तान बलोचिस्तान है।
सो एक तो जो कोस्टल बेल्ट बनती है पर्शियन गल्फ का, और उसको टारगेट कर रहे हैं। सो ये ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर के एरिया, फिर कंसंट्रेशन आप देखें इन एंड अराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हो रही है। और जहाँ पे इनिशियली मिलिट्री हमने देखा इंस्टॉलेशंस पे हो गए हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे गए हैं, इसके बाद जो लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन थी या लाइकली मिसाइल के साइट्स थे, सर्वेलेंस थे, रेडार से, एयर डिफेंस सिस्टम था। अब फोकस उनका है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, और आप देखें ब्रिजेस पे जा रहे हैं, टनल्स पे जा रहे हैं, रोड्स पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कल उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, वन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी हिट। बिल्कुल। बगीर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? साउथ का जी 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 आवाज आ रही है कीजिए। जी जी, वो देखें नॉर्थ और साउथ से वो काटना चाहते हैं ताकि, और एक तो लॉजिस्टिक्स या फ्यूचर में कोई सपोर्ट ना आ सके, और लाइकली एक सिनेरियो डेवलप कर रहे हैं कि फ्यूचर में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जब वो अपने ग्राउंड ट्रूप्स को इस एरिया में उतार सकते हैं टू गेट कंट्रोल ऑफ आइलैंड्स हो सकते हैं, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आके बैठ सकते हैं। एक तो ये डेवलपमेंट हमने देखी। फिर ईरान की तरफ से जो काउंटर स्ट्राइक्स हो रही हैं जीसीसी कंट्रीज में, सब में हो रही है, जॉर्डन शामिल है, सीरिया इसमें शामिल है, कुर्दिस्तान के एरियाज स्पेशली इराक के अंदर जो कल स्ट्राइक्स की है उसमें भी एक अमेरिकी मारा गया है। तो वो भी एक्सपेंशन इनकी साथ साथ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो हो रही है इसके साथ हो रही है। सो देखें कि सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है कि इट कैन स्पाइरल कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। कोई ऐसा इवेंट दरमियान में आ सकता है जिससे सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। और मेरा ख्याल में अभी अमेरिका एंड ईरान दोनों को दे हैव टू एक्ट विद रिस्पांसिबिलिटी। जिस कंट्रीज को आप देखें जिन्होंने जंग बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने लड़ी नहीं ना स्टार्ट की थी, लेकिन जिस तरीके से अभी जो डेवलपमेंट हो रही है तमाम खिता जो है इसमें इन्वॉल्व हुआ है। और इसके ये है कि देखें कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, नेवल ब्लॉकेट है, और इसके बाद साथ कोशिश की जा रही है बाबुल मंदब को भी उसको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए, रीजन के लिए। सो मेरा ख्याल में अब डिपेंड करता है इनके ममालिक के ऊपर, और होपफुली वैसे तो ब्रिगेडियर साहब जो कह चुके हैं, अक्सर ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से, और जो उनका खित्ता है वो महफूज है। अमेरिका की अगर वो बात करते हैं, उनके पास ज़खायर मौजूद है, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वर्ल्ड इकॉनमी पर डेंट आ भी रहा है, वो मुतासर हो भी रही है, तो अमेरिका इससे अपना दामन छुड़ा रहा है जिस तरह से उन्होंने पहले अपने तहादियों से छुड़वाया है। आप इसके बाद क्या देखते हैं, जो खित्ते के ममालिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उन पर ज़्यादा आयद नहीं होती कि वो ऐसी सिचुएशन में ना जाएं जिससे बाहर ना निकल सकें? जी हाँ बिल्कुल। एक तो देखें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका ईरान दोनों की बनती, इसके बाद जो जीसीसी कंट्रीज की बनती है, दे शुड परसुएट अमेरिका को कि अमेरिका शुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी जो द ग्रेटर पिक्चर पे हो रहा है। अब देखिए जो आपके डिसलिनेशन प्लांट्स हिट हो रहे हैं, मेजॉरिटी कंट्रीज ऑलमोस्ट 90% दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस डिसलिनेशन प्लांट्स। अगर ये पानी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अब पानी की राशनिंग स्टार्ट होगी जीसीसी कंट्रीज में। सो देयरफॉर रिस्पांसिबिलिटी जीसीसी कंट्रीज पे भी बनती है कि वो परसुएट करे अमेरिका को कि भाई ये इसको सेटल करे, बातचीत पे बैठ जाएं, वरना मुश्किलात होंगे। सिमिलरली ईरान के लिए भी मसाइल है। देखें कि इससे ब्लॉकेट हुआ है, मुश्किलात बढ़ेंगे। सो ईरान की अपनी इकोनॉमी जो है स्ट्रैंगुलेट हो सकती है इसमें, क्योंकि उनको एक्सेस कहीं से मिलेगा नहीं। सो मेरे ख्याल में मुश्किलात सबके लिए हैं, लेकिन इट विल हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। दैट्स व्हाई देखें कि जिस तरीके से हमले हुए हैं, कैजुअलिटीज हो रही है ईरान के अंदर, जो नुकसान हो रहा है, और तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि स्टिल ऑप्टिमिस्टिक है कि आज ईरान के लाइकली सुना है कि उनके इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, सिकंदर मोमिनी साहब। होपफुली कि इट विल की न्यू एक स्टार्ट हो सकती है बातचीत को लेके, आगे कुछ बातचीत यही पूछना चाह रही थी सर कि अब आगे क्या मामलात, हम तो शुरू से ही बड़े पॉजिटिवली मामलात को देखते हुए चल रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे, और जिस तरह से पाकिस्तान ने मीडिएशन कराई है, जिस तरह से पाकिस्तान ने ये जो इस्लामाबाद MOU है उस पर दोनों फरीकैन के दस्तखत करवाए, अब
जो आगे की सिचुएशन है, क्या मामला डी-एस्केलेशन की तरफ जाएंगे पाकिस्तान की ही एफर्ट से? क्योंकि पाकिस्तान ने दोबारा फिर ऐलान किया है कि वो मीडिएटर के तौर पर दस्तबरदार नहीं हुआ है और वो जो बैकडोर कोशिशें हैं वो चल रही हैं, लेकिन इट स्टिल डिपेंड्स ये जो दोनों फरीकैन हैं उनके ऊपर कि वो इस तरफ आना चाहते हैं या नहीं। तो ये जो एक जिसका अभी आपने जिक्र किया कि सिकंदर मोमनी साहब जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब की दावत पर पाकिस्तान आ सकते हैं, तो ये पेशरफ्त है इस मामले की तरफ कोई? जी हाँ, देखें, अगर ये इवन जो पहले की अगर दावत थी, लेकिन इस मौके पे आना तो यकीनन यहाँ पे देखें एक स्टेप होगी, इसमें यकीनन यही बातचीत होगी। इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स है खित्ते के अंदर जो वाकयात है, इम्प्लीकेशन उसकी है। और पाकिस्तान देखिए अभी भी ये बिलीव करता है, पाकिस्तान की जो आगे बढ़ने का तरीका है इस्लामाबाद MOU है, और उससे को बेस बना के आप उसको डिप्लोमेटिकली उसको आगे लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान पीस और स्टेबिलिटी चाहता है, पाकिस्तान चाहता है सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तमाम ममालिक की उसको ऑनर किया जाए, पर रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई पाकिस्तान के राब्ते अभी जैसे कुवैत के साथ राब्ता हुआ है, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर के राब्ते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे, जिस तरह कल इराक के प्राइम मिनिस्टर कतर गए हुए थे, तो कोशिश की जा रही है। और फिर देखिए प्राइम में अपने डार साहब के विजिट हो रहा है, अभी एक आसियान के उस पर विजिट पे जा रहे हैं एक सेशन को अटेंड करने, तो वहाँ पे मार्को रूबियो से लाइकली उनको हो सकता है मुलाकात हो। तो बातचीत को अभी भी पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान इज वेरी सीरियस, और पाकिस्तान पहले भी सिंसियर था, और पाकिस्तान अब भी चाहेगा कि खित्ते के अंदर पीस और स्टेबिलिटी। देखें ना अब क्या है, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, दिस इज व्हाट इजराइल जिसने स्टार्ट किया, अभी तो वो साइड पे बैठ के तमाशा देख रहा है। नेतन्याहू बहुत खुश हो रहा होगा कि आपस में मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। सो मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस कंसर्न है अगर आपस में मुसलमान। साहब वैसे तो देखा जाए तो इसराइल साइड पर बैठकर अमेरिका को भी देख रहा है कि वो जंग में उसको भी धकेल दिया है। अमेरिका भी इस वक्त इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पर नाकाम है। वैसे ये बताइएगा कि अक्सर पीट हेग्सेट और ट्रंप दोनों के बयान हमने देखे हैं, वो इसका मुआवजा करते रहे, ईरान जंग का मुआवजा करते हैं साबका जंगों से, कि वो तो इतने साल जारी रही हैं, इनको तो चंद महीने हुए। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी कुछ प्लान ऐसा ही है कि इसको भी सालों तक एक्सटेंड किया जाए? देखें, अगर ये अब चीजें सेटल नहीं होती है और तो फिर देखें कि जो लाइकली मोस्ट ऑप्शन है जो मुश्किल हो सकता है। अभी आप देखें ना कि अमेरिका क्या अचीव कर रहा है, दे आर डिग्रेडिंग ईरान, उनकी कम्बर्ट या मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिग्रेड कर रहे हैं जिस तरह के तवातर के साथ उनके टारगेट्स पे जा रहे हैं। तो ईरान कमजोर होगा, इकोनॉमी कमजोर होगी, सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हैं, तो ईरान अब डिपेंड करता है कितने अरसे तक रेजिस्ट कर सकता है। दिस इज ए बिग क्वेश्चन। लेकिन ईरान कोलैप्स नहीं कर सकता है, डिग्रेड हो सकता है, मुश्किलात में पड़ सकता है, और अमेरिका चाहता है कि उनको मुज़ाकरात के टेबल पे लेके आ जाए और डिक्टेट करवाए। ईरान एट द सेम टाइम चाहता है कि वो यूज करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, बाबुल मंदब पे किसी मौके पे उसको भी यूज करे। ईरान अमेरिका को प्रेशर करे, अपने कंसेशंस ले, अपने एसेट्स को, सैंक्शंस को और फैसिलिटेट करे, बट दे वांट टू मेंटेन सोवरेनिटी ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन किसी स्टेज पे ये हो सकता है, अगर ये हालात इस तरह चलते रहे, यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडिंग ग्राउंड ट्रूप्स इस एरियाज में। जिस तरह मैंने शुरू में कहा है, जिस तरीके से एक फाउंडेशन इज बीइंग लेड फॉर ग्राउंड इन्वेजन या एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए, अगर वो ऐसा हुआ तो फिर ईरान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ईरान के लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ईरान अमेरिका की जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे, और जो पाकिस्तान का रोल है वो अभी भी मीडिएशन का रोल बरकरार रखे हुए हैं। जो मीटिंग होने वाली है उसके मुतालिक भी आपको आगाह किया, लेकिन जॉब स्टिल नॉट डन। देखते हैं कि मीटिंग के बाद क्या पेशरफ्त आएगी, आपको आगाह करेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक। अब मुलाकात का वक्त है, तो किससे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं? पाकिस्तानी मुहक्किक बिलाल मुस्तफ़ा से, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उन्हें यूरोप की कदीम तरीन जो शिकार और तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की तंजीम है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कंजर्वेशन ऑफ गेम एंड वाइल्ड लाइफ की जानिब से यंग रिसर्चर ऑफ द
जो ईयर ओपिनियन अवार्ड उनसे नवाजा गया है। बिलाल मुस्तफ़ा के मुताबिक वो इस एजाज़ को हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं और ये अवार्ड उन्हें दुनिया भर से मौसूल होने वाले नामजदगियों में से उनकी जारी तहकीक की बुनियाद पर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के कराक्रम पहाड़ी सिलसिले में ट्रॉफी हंटिंग के पहाड़ी गोश्तखोर जानवरों और उन इलाकों में रहने वाली मकामी आबादियों पर उसके असरात का जायज़ा लिया गया है। बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनविटेशन देने का। मैं ठीक हूँ। आप इस वक्त टेक्सास में ही हैं, आपके पास तो मॉर्निंग नहीं होगी इस वक्त मेरा ख्याल है। जी इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं मेरे पास। सॉरी टू कीप यू अप दैट लेट। अच्छा बिलाल, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो अवार्ड आपने नाम किया है अपने, क्या फीलिंग्स है आपकी? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी सबसे पहले तो मैं ये अवार्ड उन रेंजर्स के नाम, वाइल्ड लाइफ वॉचर्स के नाम करना चाहता हूँ जो इन मुश्किल हालात के अंदर बहुत कम रिसोर्सेज में उन जानवरों की हिफाजत करते हैं, और उसके साथ साथ उन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को जो वहाँ पे इनकी फलाह बहबूद के लिए कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे BWCDO होगी गिलगित के अंदर, इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने इस अवार्ड के लिए लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं दिया गया, लेकिन इस साल उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा है। पूरी दुनिया के अंदर जो सबमिशंस गई हैं उसमें से मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया है सिर्फ इस ट्रॉफी हंटिंग की रिसर्च की वजह से, क्योंकि जो ट्रॉफी हंटिंग मोस्टली जब ट्रॉफी हंटिंग का नाम लिया जाता है तो जहन के अंदर अफ्रीका के जंगलात आते हैं या यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो रैंचीज है वहाँ पर आता है। लेकिन जो पाकिस्तान की ट्रॉफी हंटिंग है वो इस हवाले से यूनिक है कि यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड ट्रॉफी हंटिंग सबसे पहले स्टार्ट की। राइट अच्छा, ये आपको रिसर्च की वजह से अवार्ड से नवाजा गया है या फिर आपने इसके लिए अप्लाई किया था? भी नहीं जा रहा। क्या आप मुझे सुन सकते हैं बिलाल? जी मैं आपको सुन सकता हूँ। जी बताइएगा, अगर आपने सवाल सुना है तो रिसर्च की वजह से आपको ये अवार्ड से नवाजा गया है या फिर आपने इसके लिए अप्लाई किया था, कंटेस्ट किया है और फिर इसको जीता है? जी हर साल जो दुनिया के रिसर्चेस होते हैं वो अपनी रिसर्चेस को पेश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें से मेरी रिसर्च को उन्होंने चूज किया है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। राइट अच्छा बिलाल, हमें ये बताएं कि इस टॉपिक पर रिसर्च का कैसे इरादा आपका बन गया? कैसे आपने सोचा कि इस मौजू पर जो है वो रिसर्च करनी चाहिए, या इस तरफ आपका रुझान हुआ कैसे? मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेड है वो ऑक्सफोर्ड से किया है। वहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिसर्च यूनिट है जो कि यूरोप का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ पे काम करने का इदारा है। आई वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम पाकिस्तान जिसको सिलेक्ट किया गया था वहाँ पर पोस्ट ग्रेड के लिए, लाइक 50 ईयर्स। और मैं वहाँ एशियन था जो वहाँ पर गया था उस साल। तो उस दौरान यूरोप के अंदर, स्पेशली यूके के अंदर, एक लॉ पास करने की कोशिश की जा रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो जिसके तहत हर किस्म की जो ट्रॉफी हंटिंग थी उसकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए यूनाइटेड किंगडम में। तो वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट पेश करने के लिए मुझे हाउस ऑफ लॉर्ड्स से दावत दी, मेरे प्रोफेसर्स को। तो वहाँ पर हमने प्रेजेंट भी किया ट्रॉफी, कम्युनिटी बेस्ड ट्रॉफी हंटिंग किस तरह से होती है पाकिस्तान में और कैसे होती है। तो उसी दौरान फिर मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि इसके ऊपर और काम की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये यूनिक सिचुएशन है जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो इसके ऊपर और डिटेल के अंदर काम होना चाहिए, और इसकी इंटरकनेक्टेडनेस के ऊपर कि जो ट्रॉफी हंटिंग है वो जानवरों को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, उससे जो आमदनी हो रही है वो वहाँ के लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, और फिर उनके जो कल्चर है उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है। बिल्कुल। तो बिलाल, ज़बरदस्त आपका तालीमी कैरियर लग रहा है, जिसमें आप पहले तो ऑक्सफोर्ड में भी पहुँच गए, फिर उसके बाद अब आप टेक्सास में यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। ज़रा जर्नी शेयर कीजिएगा, किस तरह से आपने सेलेक्ट किया कि इस पर काम करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो इस तरफ तवज्जो देते हैं। जी मेरा असल में ताल्लुक शेखुपुरा से है, तो वहाँ पर एक हिरन मीनार के नाम से जगह है जो कि बादशाह जहांगीर ने अपने पालतू हिरन के लिए बनाई थी, जब उसने उसको खुद ही शिकार कर लिया था। तो उसके जब तारीख पढ़ते थे तो उसके जहांगीरी, तो उसमें बहुत सारे जानवरों के नाम थे जो वहाँ पे नहीं है। ऐसे ही जो मेरे बड़े थे वो मुझे उन परिंदों के बारे में बताते थे, जैसे एक येलो फुटेड ग्रीन पिजन है जिसको हरियल कहा जाता है, वो हमारे लाहौर में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब गाँव वगैरह से वो नापैद हो गया है। तो उसकी वजह से मैं फिर ज़ूलॉजी की फील्ड में गया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मेरा बैचलर्स है और मास्टर्स है। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान का जो सबसे पुराना नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है और एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन एशिया, वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में है।
तो वहाँ पर उस म्यूजियम से भी उन जानवरों से इंस्पिरेशन मिली कि कैसे जानवर जो है वो नापैद हो गए और किस तरह से उनको वापस लाया जा सकता है। इस वजह से मैं फिर ऑक्सफोर्ड में गया। वहाँ पर मेरी जो रिसर्च थी वो घड़ियाल के ऊपर थी, विच वॉज एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। घड़ियाल भी पाकिस्तान से तकरीबन 30 साल पहले नापैद हो गया था और उसके बारे में कोई भी ऐसी मालूमात नहीं थी पाकिस्तान के अंदर आफ्टर द पार्टीशन। तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे म्यूजियम्स को विजिट किया, लाइब्रेरीज को विजिट किया घड़ियाल के सैंपल्स लेने के लिए, उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए। तो जैसा कि सबसे ओल्डेस्ट जो घड़ियाल का रिकॉर्ड है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, जो कि एशमोलियन म्यूजियम में है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर। तो उसके थ्रू हम लोग उसको दोबारा से ढूंढने में कामयाब हो गए। इंडियन बॉर्डर के ऊपर हमने उसको दोबारा से जो है वो रीआइडेंटिफाई किया, वहाँ पर रिकवर किया। तो अभी उसी सिलसिले के अंदर ही फिर अब नेक्स्ट मेरा जो था वो ट्रॉफी हंटिंग के ऊपर था। राइट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस रिसर्च में जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह आपने अपने टॉपिक चूज़ किए, जिस तरह से आपने रिसर्च का आगाज़ किया, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? बिकॉज मोस्टली इस तरफ तो जाया नहीं जाता, जिस तरह अली ने भी बात की कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ लोग चले जाते हैं, लेकिन इस तरफ रिसर्च नहीं होती है, इस तरफ बहुत कम लोग आते हैं। तो क्या एक तो आपके लिए चैलेंजिंग रहा, दूसरा ये कि पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के लिए क्या क्या मसाइल आपने ऑब्जर्व किए इस रिसर्च के दौरान? देखिए, सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि रिसर्च और पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा फुकदान मैंने देखा। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे उनके दरमियान और एकेडमिया यानी यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान किसी किस्म का भी ऐसा जो है वो कोई इतना अच्छा कोलैबोरेशन नहीं है जितना हमें बाहर के मुल्कों में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी रिसर्च पाकिस्तान में होती है वो उस तरह से पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, उसके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट्स वो नहीं होते। दूसरा जो है वो फंडिंग की जो अवेलेबिलिटी थी, इट वाज आल्सो लाइक वन ऑफ द चैलेंजेस। इसी वजह से मुझे अब जॉइंट पीएचडी लेनी पड़ी क्योंकि आई वाज नॉट गॉट फंडिंग लाइक fully funded एट ऑक्सफोर्ड। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो एक कैमरा ट्रैप जो हम लोग यूज़ करते हैं वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए वो 30-40 हज़ार का आता है, जो कि एक मास्टर्स स्टूडेंट या एक बैचलर्स का स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर सकता। और उसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशंस भी नहीं है बाहर के मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। सो दिस वाज वन अदर थिंग जो कि हम लोगों ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। अब माशाल्लाह से हमारा ऑक्सफोर्ड के अंदर एक इंडस बेसिन इनिशिएटिव भी इस्टेब्लिश हो चुका है, ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम और वाइड क्रू के ताउन से, जहाँ पर हर 3 साल के बाद एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जाया करेगा वहाँ पर रिसर्च के लिए, फुली फंडेड। बिलाल, ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स हैं आपके। लेकिन बिफोर वी गो टू द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन, बताइएगा कि आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, किस तरह से असरअंदाज हो रहा है ये मकामी आबादी पर भी? इसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं और बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे कि अब ट्रॉफी हंटिंग जो है उससे 80% आमदनी होती है। एक मारखोर जो है वो तकरीबन $500,000 $5 लाख का जो है वो जाता है, और उसमें से 80% जो है यानी कि $4 लाख वो कम्युनिटीज़ को जा रहा है, जो कि तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तानी। अब उससे कम्युनिटीज़ को तो फ़ायदे हो ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एज ऑन दी अदर साइड जो है वो हमें एनिमल राइट एक्टिविस्ट की तरफ से भी देखने को मिल रहा है कि पुराने ज़माने के अंदर लोगों के रूल्स होते थे कम्युनिटीज़ के कि वो जब मारखोर को हंट करते थे इंसान इक्वल लेवल के ऊपर करता था। अब इंटरनेशनल हंटर आते हैं, वो सिर्फ दरिया के दूसरी पार से ट्रिगर दबाते हैं, मारखोर को पता भी नहीं होता कि मैं हंट होने लगा हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली लाइक अनएथिकल एस्पेक्ट इनटू दिस। और फिर कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं वो ये भी कहती हैं कि हर साल पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में 4 मारखोर के परमिट्स सेल होते हैं, जबकि वहाँ पर तकरीबन 20 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कम्युनिटीज़ हैं। अब कम्युनिटीज़ के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी हैं कि दूसरी कम्युनिटी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करके परमिट लेती है या दूसरी कम्युनिटी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करके परमिट लेती है। तो इस तरह की और भी चीज़ें हैं। रिगार्डलेस ऑफ दी फैक्ट मारखोर की पॉपुलेशन बढ़ी है। 1993 में जब ट्रॉफी हंटिंग स्टार्ट हुई थी उस वक्त 500 से कम मारखोर थे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इस वक्त 1500 से ज़्यादा उनकी तादाद जो है वो पहुँच चुकी है। लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इसके ऊपर रिलायबिलिटी लाजमी नहीं है। आप कब तक जानवरों से पैसा लेके उनको बचाते रहेंगे? कुछ ना कुछ हमें अल्टरनेटिव्स इसके लिए सोचने हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड टूरिज्म और मारखोर स्नो टूरिज्म की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग हमें ये कह रहे हैं कि आप हमें स्नो लेपर्ड की भी ट्रॉफी हंटिंग करवाएं, क्योंकि वो हमारे मारखोरों को खा रहा है जो कि 10-12 करोड़ रुपए की वैल्यू रखते हैं, जबकि मारखोर स्नो लेपर्ड का एक नेचुरल प्रे है। स्नो लेपर्ड ने उसके ऊपर अटैक करना ही करना है, उसको खाना ही खाना है। राइट, बहुत शुक्रिया बिलाल मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब खपलू की अजीम उशान खानका में हैं, देखते हैं। ये पकोड़े आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह नहीं मिलेगा। इसमें 6-8 सुतून थे, अभी इस वक्त 40 सुतून हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी। खानकाह मोहल्ला है, खपलू है और बहुत ही खूबसूरत खानकाह है। तारड़ साहब की किताबों में इस खानकाह मोहल्ला का जिक्र मिलता है और आज हम इस खानकाह में मौजूद हैं। सर, जो आपने जिक्र किया है खानकाह मोहल्ला का और अब हम इसको खानकाह को देखते हैं तो बहुत कुछ तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। ग्रैंडर शायद वही होगा बट बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे, क्या तब्दीलियाँ आपने नोट की हैं उस वक्त में, आज से शायद 30-40 साल पहले और आपके? वकार, एक तो हम आपको याद होगा कि शिगर की खानकाह में भी गए थे जी। एक ज़माने में स्कर्दू में भी एक बहुत शानदार खानकाह होती। मुझे नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है, मतलब रीबिल्ड हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे एक रीबिल्ड करने का जो मर्ज़ है, और स्वात में भी ऐसा हुआ। कदीम मसाजिद और 500-500 साल पुराना उनकी छतों की नक्काशी और पिलर्स, वो सारे मतलब के वो चूल्हों में जल गए। मैं जब यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम, तो ये गली थी छोटी सी और मुश्किल से दरवाज़ा खुलता था। तो मैं जब अंदर आया तो ये ओरिजिनल हालत में थी। और मैंने बहुत मरतबा लिखा कि इससे ज़्यादा इम्प्रेसिव खानकाह जितनी मैंने देखी पूरे नॉर्थ में नहीं। और ख़ास तौर पे इसके जो पिलर्स, मेरे ज़हन में नहीं आता कि इतने ऊंचे, इतने बुलंद कामत पिलर्स, इतने बड़े दरख्त होंगे जिनके तनों को काट के यहाँ लाया गया और फिर बनाए गए। अब ये जो बिल्कुल एक नई इसकी तजदीद हुई, मैं समझता हूँ कि ये एक तकाजा था। जिस तरह वो खपलू पैलेस के अगर उसकी केयर ना करते तो वो गिर जाता, इसी तरह ये खानकाह भी कदीम हो चुकी थी। लेकिन मैं दाद देता हूँ इसके जो डिज़ाइनर है, जो बिल्डर है, जिन्होंने इसको नौ तामीर तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इसको चेंज किया है बहुत सारी, मतलब छत जो गिर रही थी या पिलर जो गिर रहे थे, लेकिन इन्होंने वही अंदाज़ अपनाया है। आप पूरा देखें, पूरा इसमें बल्कि सकाफत और खानकाही सकाफत की जितनी तर्ज तामीर है वो वाज़े तौर पे मौजूद है। चंद एक पिलर होंगे वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ओरिजिनल है, और ख़ास तौर पे इनके देखने वाले होते हैं असल इनके नीचे और ऊपर वो जो है। अच्छा, ये स्वात में भी एग्जैक्टली ऊपर से ही है, वहाँ भी देखे ना पूरे। इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है कार्विंग और इसका डिज़ाइन, ये ऊपर पिलर्स के ऊपर है। अच्छा, कोई साहब बता रहे थे कि 6 पिलर्स हैं जो कि अभी ओरिजिनल है, यहाँ का लोकल ना, उन्होंने बताया कि 6 पिलर्स अभी तक वो पुराने हैं, बाकी बहुत सारे पिलर। अच्छा, जब आप लास्ट टाइम आए थे तो तूल व अर्ज जो है वो भी इतना ही था या शायद वो एक्सपेंड हुआ? लास्ट टाइम मुझे कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे ये याद है कि इट वाज डार्क इनसाइड, इस तरह लाइट नहीं थी, और वो एक ठंडक सी डार्कनेस थी। और जिस तरह अल्लामा इकबाल ने मस्जिद कर्तबा में लिखा था कि शाम के सहराओं में जैसे एक हजूम नखील, उसके पिलर्स के बारे में। तो मैं जब पहली मरतबा आया था तो वो धुंधलके में से और वो नीम खामोश नीम जो है थी ठंडक, उसमें से मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि जैसे ये इमर्ज कर रहे हैं पुराने पिलर्स, और पिलर्स का एक जंगल है। तो जाहिर है कि अब खिड़कियाँ दरवाजे नए आ गए, रोशनी आ गई, अब इसका रूप बदल चुका है। शायद काम हो भी रहा है। मतलब
आगे जाके इसकी हो। ये मतलब है कि अच्छी बात है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मुझे रेनोवेट नहीं किया जा सकता। कम से कम खानकाहों को तो किया जा सकता। खपलू में है सर, हम सकरदू जाना है तो लेट नहीं हो। चले मुझे अभी पता चला। अच्छा अच्छा बस ठीक है। हाँ चलो क्या यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? बस अल्लाह का फजल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप पहले जानते हैं इनको? मेरा भाई ये इनको कौन नहीं जानता। वो तो ये हमारे उन साथियों में हैं जो हमने पाकिस्तान को, आज आप यहाँ पे हैं, टूरिज़्म को दुनिया में बूस्ट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। उस ज़माने में मैं पाकिस्तान का पहला फ्रीलांस माउंटेन गाइड था और मुस्तनसर साहब के खिदमात इतनी हैं। उस वक़्त हम जवान थे, अभी हम बूढ़े हो गए। आप नहीं बूढ़े हुए। मैं हो गया। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर अभी वही अपना टूरिज़्म का काम और साथ ही कुछ अर्सा, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी अभी इस वक्त मैं खुद इलेक्शन में नहीं आया हूँ। मेरे एक अजीज़ को मैंने खड़ा किया। हम सियासत में हम दखल ही नहीं है। तो कौन सी जगह बहुत अच्छी इस दफ़ा टॉप पे कौन सी हैं मंजिलें जहाँ आप लोगों को लेके जा रहे हैं? सर जो मैंने खुद इन्वेंट किया था गंडोगरोला, जिसका मैं खुद इन्वेंटर हूँ। नहीं वो तो टॉप पे है। अली ने नहीं किया था। अली पास को कहते हैं। अली पास अली उसको मैंने रकी के लिए भेजा था मेरे ग्रुप के साथ। तो ये उसने उस साइट पे देखा था। असल में इसको इन्वेंट हमने ये पीट रॉयल है के एडवेंचर का गाइड, मोहम्मद खान है, जावेद हुशे हैं, बल्तिस्तान टूर्स और कराक्रम एक्सपीरियंस का। अच्छा मैं भी गया था गंदोगोरो करने, पूरी एक्सपीडिशन लेके। वो तो आप बाद में गए। हाँ नहीं तो वो हेस्पा में ही रहे, तो वो हाँ तो वो चढ़ाई जो थी वो हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि हम प्रोफेशनल माउंटेनियर नहीं थे ना। सही। हाँ तो सर दूसरा आपको ये सुन के भी खुशी होगी, ये मैं पिछले 2003 से इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। अच्छा ये खानकाए मोहल्ला का ये मैं 40 साल पहले आया। जी सर। मैंने ये अंदर रिकॉर्ड करवाया कि तब इसकी पोजीशन क्या थी। सही। और अब इसकी क्या पोजीशन सर अच्छा ये बताएं कि ये खानकाए मोहल्ला जो है खपलू की, इसकी कदामत कितनी है, कितनी कदीम है? सर ये तकरीबन 450 साल सर। अच्छा जी सर 450 साल के हुआ है इसको। उस वक़्त ये इसके बाद से आज से कोई 23 साल पहले आपको याद होगा इसमें 6-8 सुतून थे। अभी इस वक्त 40 सुतून है। इसको मैंने एक्सटेंड किया सर। पहले ये 3 दरवाजे थे। इतने लंबे लंबे जो सुतून है। जी सर। ये दरख्त कहाँ से आते हैं इतने बड़े? ये तमाम वालनट के हैं जी। कहाँ से आते? ये यहाँ का खपलू का ही। नहीं लेकिन किन इलाकों में? हमने तो इतने बुलंद वालनट नहीं देखे गए सर। ये खपलू में ही है। अच्छा अभी तकरीबन यहाँ से ये वालनट तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने और ये एक वालनट का दरख्त बनने के लिए कम से कम 300 से 400 साल लगते हैं। और अभी आपको ये जो दरवाज़ा अभी आप यहाँ सामने देख रहे हैं, ये वही पुराना दरवाज़ा है सर, सदर दरवाज़ा। और अभी हमने इनका नाम मुख्तलिफ है। पहले 3 दरवाजे थे। 3 दरवाजे तारीख़ ये है कि हमारे इस खपलूबाला के इसको इंतज़ाम जो है हमारे खपलूबाला 3 हिस्सों में तकसीम है, हच्छी, स्तुतखोर और गपखोर। इस मुनासिबत से पुराने ज़माने में वो दरवाज़ा रखा हुआ था। अच्छा ये बताएं कि भाई ये जो ऊपर कार्विंग हुई हुई। जी सर। ये आज भी ऐसे कारीगर हैं जो इस तरह की? सर ये हमारा अपना कारीगर है। ये हमारा लोकल है।
और अभी हमने इससे सिर्फ यहाँ कारीगर नहीं, वो कारीगर नहीं है, हमने इस खानका बनाते कम से कम 12-15 कारीगर और इसमें बाहर से मंगवाए, बाहर से नहीं मंगवाए सर, हमारे यहाँ का लोकल है। ये BCDF बल्तिस्तान कल्चर फाउंडेशन, क्या कहलाते हैं उनको, तरखान कहते हैं, तरखान कहते हैं, हाँ तरखान कहते हैं। हाँ। चलिए सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नहीं, अभी मैंने होटल में चाय का बंदोबस्त किया हुआ अभी नहीं, वो तो मैं अर्ज करता हूँ, मुझे अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो ठीक है ना, होटल कौन सा दूर है, अपने रास्ते में वहाँ होटल में चाय पीना, मैंने बंदोबस्त करके। अच्छा, दूसरा फोन किया था अच्छा, आपने पकौड़े निकलवाए, पकौड़े बनवाए, बस पकौड़ों के लिए आपके साथ वही ना, चले पकौड़े। वो मुझे पता था ना आप पकौड़े पसंद करते, तो मैंने वो मैं एक्चुअली अब बूढ़ा हो गया हूँ, चबाई नहीं जाती चीज़, इसको मैंने कहा वकार को, मैंने कहा और कोई होता ना मुर्गे मुसल्लम या शुक्र मैं नहीं जाता, पकौड़े जो है ना उनके लिए पकौड़े भी खाने के लिए। अच्छा, ग्रीन टी भी है और दूसरा चाहिए जो है बस ठीक है। आप कुछ बताए थे पकौड़ों में कुछ जड़ी बूटी है, ये तो जड़ी बूटी का है। ये पकोड़े आपने कभी खाया नहीं होगा, इसमें क्या क्या लगाए हैं वो अभी नहीं बताना, ये टेस्ट कर लो अपना। ये पकोड़े आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह नहीं मिलेगा। वेलकम बैक। जब दिल टूटता है तो क्या होता है, अक्सर आप गाने सुनते हैं और दिल जो दुखी होता है, दर्द में मुब्तला होता है, वो दर्द दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं आप, या दूसरी चीज़ ये होती है कि आप बार बार उसका जिक्र कर रहे होते हैं कि जिक्र करने से शायद चीज़ें ठीक हो जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप की दोबारा जिक्र कर लेते हैं आप लोग। मेसी जनाब ये ग्लोरी हासिल करते करते रह गए। जो एक डिबेट जारी थी कि जी गोट कौन है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स कौन है, रोनाल्डो और मेसी में एक जंग हम देखते रहे, एक दहाई तक ये नज़र आती रही, वो आखिरकार इख्तिताम पजीर होती हुई नज़र आ रही है। रोनाल्डो तो जो है वो खैर बात कह गए, मेसी का खैर बात कहना भी बाकी है, नेमार भी जा चुके हैं। तो अब देखना ये है कि फीफा के बाद, फीफा वर्ल्ड कप के बाद अब फुटबॉल की जो दुनिया है उसमें मजीद कौन से स्टार्स हमें दिखाई दे। अभी एक नया स्टार हमें दिखाई दे रहा है जो 2 बार गोल्डन बूट हासिल कर चुका है, एम्बापे। तो देखते हैं कि उनके अलावा कौन कौन आते हैं। एग्जैक्टली, इस पर हम तफसील से भी कल बात करेंगे। अभी दीजिए हमें इजाजत, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।